नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं महाबहस। तो लंबे समय से लटकी हुई 69,000 शिक्षा भर्ती मामले में आज सरकार ने 31,277 शिक्षकों की नौकरी का रास्ता साफ कर दिया। मगर सवाल है कि बाकी 38,000 लोगों का क्या होगा। बीजेपी जहां दावा कर रही है कि सीएम योगी ने 31,000 परिवारों को नवरात्र का तोहफा दिया है और अब की बार बेरोजगारी का रावण दहन होगा यूपी में, वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सरकार से पूछ रही हैं कि हेडलाइन मैनेजमेंट छोड़िए, रोजगार दीजिए। विपक्ष कह रहा है कि सरकार दावा कर रही है कि आपने अब तक 4 लाख सरकारी नौकरियां दे दी, मगर जमीनी हकीकत तो यह है कि अभी भी 5 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं, उन्हें कब भरा जाएगा। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि क्या अब समय आ गया है जब नौकरी के लिए कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने होंगे। क्या यूपी में अब बेरोजगारी पर वार होगा और रोजगार की बहार आएगी। कितने रोजगार, कितने बेरोजगार, किसके दावे में कितना दम। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हुए उत्तर प्रदेश के विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना। और जहां तक शिक्षा विभाग का सवाल है, माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा इस बात के पक्षधर रहे हैं कि हर स्कूल को सही अनुपात में शिक्षक मिलने चाहिए। जिस प्रदेश में हर नौकरी जातिवाद की चपेट में आता था, भ्रष्टाचार की चपेट में आता था, 3 वर्षों में 3 लाख से अधिक नौजवानों को नौकरी दे देना और आगामी 1-1.5 वर्ष के दौरान 3 लाख नए नौजवानों को सरकारी नौकरी देने की एक व्यापक कार्य योजना को आगे बढ़ाने की कार्रवाई भी चल रही है। इन सबको ध्यान में रखते हुए विगत 3 वर्षों के दौरान 20 लाख से अधिक नौजवानों को निजी क्षेत्र में भी रोजगार और नौकरी के साथ जोड़ने का कार्य, 1.5 करोड़ नौजवानों को स्वतः रोजगार और रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य। तो सरकार को साफ करना चाहिए कि आखिर कैसे लोगों के नाम जुड़े और कैसे लोगों के नाम कटे। सूची किस सिद्धांत पर बनी है, किस आधार पर बनी है। योगी सरकार को बनी हुई सूची को सार्वजनिक करना चाहिए कि उसका आधार क्या है। 19 मार्च 2017 को भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के साथ ही नौजवानों को रोजगार मिले, इसके लिए कवायद शुरू कर दी थी। 4 लाख के करीब नौकरियां आज तक दी जा चुकी हैं। 31,277 सहायक अध्यापकों की लिस्ट आज बेसिक शिक्षा विभाग ने जारी की है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती कब होगी, 5 लाख जो पद उत्तर प्रदेश में खाली हैं वो कब भरे जाएंगे, अनुदेशक हैं जिनको कि मानदेय से भी पैसा कम मिल रहा है उनको कब न्याय मिलेगा, कब न्याय मिलेगा, बीएड टीईटी वालों को कब न्याय मिलेगा, शिक्षा मित्रों को कब न्याय मिलेगा। उत्तर प्रदेश की सरकार आपसे अनुरोध है कि हेडलाइन मैनेजमेंट की जगह बेरोजगारों को रोजगार देने का काम कीजिए। मनीष शुक्ला बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पंकज वर्मा याचिकाकर्ता जो रहे हैं अभ्यर्थियों के वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, रिजवान अंसारी चयनित अभ्यर्थी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ भावना शिक्षार्थी रिटायर्ड बीए से जुड़े हुए हैं और दीपक झा कांग्रेस से। स्वागत है आप सभी का। मैं सबसे पहले तो जवाब मनीष शुक्ला जी आप ही से लेना होगा कि आप कह रहे हैं कि हम नौकरी की बहार ला रहे हैं, हर तरफ हमने रोजगार को खोल दिया है, लाखों रोजगार हमने सरकारी तौर पर दिए हैं और उससे कहीं बहुत ज्यादा प्राइवेट में दिए हैं, मगर कांग्रेस के एक नेता अभी कहते हुए मुझे सुनाई दिया इस रिपोर्ट में कि हेडलाइन मैनेजमेंट छोड़िए, रोजगार दीजिए। देखिए हेडलाइन मैनेजमेंट क्या है। हेडलाइन मैनेजमेंट ये है कि हंसते खिलखिलाते हुए हाथरस पहुंच जाना। ये तो लिस्ट जारी हो चुकी है। मैं आज लाइन से बताता हूं कि उत्तर प्रदेश में 1,37,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती की गई है। 68,500 सहायक बेसिक शिक्षा अध्यापकों की भर्ती निकाली गई थी, जिसके सापेक्ष 42,500 की नियुक्ति की गई थी। ये 69,000 रिक्त पदों के सापेक्ष प्रथम चरण में मेरिट के आधार पर पूर्व आवंटित जनपद और आरक्षण के यथावत रखते हुए 31,277 की लिस्ट जारी हो गई है। 14 और 15 अक्टूबर को इसकी काउंसलिंग होगी और चयनित लोगों को 16 अक्टूबर को
नौकरी पत्र दी मिल जाएगी। जाएगी। जी, आप सबको पता होगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन है और उनके अंतरिम आदेश के सापेक्ष ये लिया गया है। अगर सरकार चाहती तो एसपी और बीएसपी की तरह सोते हुए अंतिम ऑर्डर की प्रतीक्षा भी कर सकती थी, लेकिन जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा थी कि शिक्षा मित्रों के लिए कुछ पद रोका जाए, तो उस पद को छोड़ के कम से कम जितने लोग को नियुक्ति पत्र मिल सके उस पर सरकार काम कर रही है। ओके। करीब 4 लाख लोगों को सरकारी विभागों में नौकरी दी जा चुकी है। जी, दी जा चुकी है 4 लाख के करीब लोगों को। तो ये हेडलाइन मैनेजमेंट कैसे है दीपक झा? यहां नौकरियां दी जा रही हैं लाखों लोगों को, गवर्नमेंट सेक्टर में सरकारी नौकरी दी जा रही है, तो प्राइवेट सेक्टर में भी उससे बहुत ज्यादा 50 लाख 60 लाख लोगों को नौकरी अब तक दिए जाने का रास्ता साफ हुआ है और दी भी गई है। आप लोग हेडलाइन बना रहे हैं कि सरकार हेडलाइन बना रही है? अजय जी, बड़ी हास्यास्पद बात है कि जिस किसान के लिए ये लोग बिल लाते हैं वो किसान सड़क पे होता है, जिसको ये रोजगार देते हैं वो इंसान सड़क पे दिखता है, खाने को है नहीं, बिजली है नहीं, और कहते हैं हमने रोजगार दिया है। तो ये किसको रोजगार दिया है? रोजगार दिए होते तो इतने लोग सड़कों पे नहीं आते। आपने शिक्षकों को रोजगार नहीं दिया, आपने शिक्षक जो भर्ती घोटाला किया, आपने पुलिस वालों को नौकरी से निकाल दिया, कोर्ट को मामला सुनवाई करना पड़ता है। तो योगी सरकार जो अभी कहा गया कि हेडलाइन मैनेज करते, मीडिया मैनेजमेंट करते, ये पीआर कंपनी इनको चलाती है क्योंकि इनको अपनी छवि चलानी है। भाई 31 दीपक झा जी, आप ऐसे आप एक तरफा आरोप विपक्ष हैं तो मत लगाइए। मेरे सामने तस्वीर आज की ही है, 31,277 के नाम निकल गए भाई। अब इनको नौकरी मिलने जा रही है, 16 को ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा सबको। रोजगार दिया हमने उसको। 22 करोड़ का आबादी है उत्तर प्रदेश में, 22 करोड़ में पिछले 3 सालों से इनकी सरकार है, 3 सालों में इन्होंने कितने रोजगार दिए इनके पास कोई आंकड़ा नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश का युवा भी क्या बात कर रहे हैं? लॉकडाउन के बाद नहीं, हर आए दिन आपका आप यहाँ फंस गए दीपक झा। दीपक झा आप फंस गए। दीपक झा जी, ये पूरा आंकड़ा है, देखिए ये सरकार का आंकड़ा है अजय जी। लेकिन कुल मिलाकर 2,94,000 और ऊपर से और जी। सरकार उस तरह से भैंस की तरह हो गई है क्योंकि इनके आगे आप बीना बजाइए, तबला बजाइए, मृदंग बजाइए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार जनता के लिए ये गाय भैंस की बात करने लगे, नौजवानों की बात करते करते ये क्या किससे तुलना कर रहे हैं नौजवानों की? गाय भैंस, गाय भैंस, आपको गाय से क्या तकलीफ है शुक्ला जी? आप तो गाय पालने की बात करते हैं, आपको गाय से तकलीफ क्या है? आपको गाय से क्या समस्या है भैया? एक तो आप गाय गीता के नाम पे वोट मांगते हैं, और देखिए अजय जी, देखिए इनको अभी गाय से तकलीफ हो गया। सवाल कीजिए, पार्टी का तो गजब हाल, गायों का क्या हालत कर दिया है? ये राहुल जी और प्रियंका जी की जो आदत इनके नीचे तक के लोगों को पड़ गई है। आगे बढ़िए देश में। आप ये बताइए कि पिछले 6 सालों में मोदी सरकार है, 3 सालों में योगी जी है, क्या किया उस पे बात करिए ना। अरे दीपक झा जी सुनिए, अरे सुनिए रोहित, सुनील जी बताइए, सुनिए राहुल गांधी जिस दिन प्रधानमंत्री होंगे, यहाँ मैं आपको पंकज वर्मा कुछ बोल रहे हैं, जवाब दीजिए कि आपकी याचिका करता रहे इस पूरे मामले में, उनकी आवाज सुनते हैं। चयनित अभ्यर्थी भी मेरे साथ है, उनकी भी आवाज सुनते हैं, और फिर भावना जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। भावना शिक्षार्थी, बलात्कार होते हैं, हत्याएं होती है और कुछ नहीं होता है, और आप आगे यहाँ पे चैनल पे चेहरा चमकाने की बातें करते हैं। सभी माननीयों से निवेदन है, पंकज जी, अच्छा आप लोग थोड़ी देर के लिए शांत रहिए जरा। इस नौकरी के हिस्सेदारों से हम बात करते हैं। पंकज वर्मा प्लीज बताइए। मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि जो डिबेट जिस पर्पज से रखी गई है पहले उस पर बात हो, बिल्कुल अन्य मुद्दों में इसको भटकाया ना जाए। अब यहाँ पे आज बात हो रही है कि जो 31,661 जो पदों के सापेक्ष जो सूची निकली है, इस आवाज हो रही सूची में, अगर इस सूची में देखा जाए तो बहुत ही विसंगतियां मुझे अपने हिसाब से दिख रही हैं। यहाँ पे देखा, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे कोई 70 का जो यूआर कैंडिडेट है वो समझ लो कहीं कहीं बाहर है, और 68 वाला कहीं पे अंदर आ जा रहा है। तो ये जनरल ओबीसी की जो भी कटा गुणांक जो है वहाँ पर, ये अंदर बाहर का खेल बहुत हुआ है। हमारे एक बात ये समझ में नहीं आ रही किस हिसाब से सूची बनाई गई है। सूची की
इसमें मुझे निष्पक्षता सही से दिखाई नहीं दे रही है। नहीं तो ये निष्पक्षता के चक्कर में तो इतने सालों से मामला भटक रहा है अदालतों में। रिजवान अंसारी, आपका सिलेक्शन हुआ है क्या? आपको भी लगता है क्या कि इसमें सिलेक्शन में गलतियां हुई हैं क्या, गड़बड़ियां हुई हैं क्या? बताना चाहूंगा आपको कि हम लोग बेसिकली शिक्षा मित्र हैं और आपको थोड़ा सा पीछे अगर हम लेके चले तो आपको याद होगा कि हमारे 1,37,000 लोगों का समायोजन क्यों हुआ था, जिनके पदों के सापेक्ष ये भर्तियां कर रहे हैं। और अभी आपको मैं बताता चलूं इस पूरे प्रकरण को, पूरे मामले को, तो 21 मई को अंतरिम ऑर्डर दिया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। उसने बोला था कि रिमेनिंग सीट्स पे, बची हुई सीटों के ऊपर सरकार चाहे तो भर्ती कर सकती है, मतलब 31,000 पे वो भर्ती कर सकती है, ये बोला था 21 मई को। उसके बाद को 9 जून की सुनवाई हुई, उसके बाद में 14 जुलाई की सुनवाई हुई। मैं यहाँ पर याद दिला देना चाहता हूँ आपको कि जो अंतरिम आदेश होता है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो आगे का जो आदेश होता है उस डेट तक ही वैलिड होता है, मान्य होता है। पहले तो इस पे न्याय विभाग से पूरी तरीके से विचार विमर्श और राय मशविरा होना चाहिए। मैं चूंकि हम लोगों का आप रिजवान अंसारी बनने के बाद हम लोग बाहर किए जा चुके हैं। नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, नहीं, आपको ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी भर्ती कर लो और फिर फाइनल में डिसीजन आएगा हमारा, तो उसके बाद हम देखेंगे रखना है कि नहीं रखना है। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं क्या? बिल्कुल, क्या बात कर रहे हैं? कोर्ट ने ये नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि 31,000 पदों इन्होंने जो भर्ती का, भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो संविदा वाले थे उनको छोड़ करके बाकी को बहाल करो तब तक, जिनमें कोई दिक्कत नहीं है। संविदा वाले जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि 32,000 पदों को छोड़कर जो पद है उन पे किनको छोड़ने के लिए कहा है? लेकिन उसने 31,000 सीटों पे भर्ती करने के लिए बोला। जो हमारे शिक्षा मित्र साथी जो 40-45 पे आते हैं उनको छोड़ने के लिए बोला है। हाँ। तो उन सीटों को सरकार छोड़ के भर्ती कर रही है। ठीक बात है। हमारा दिक्कत वो नहीं है, दिक्कत ये है कि जो 21 मई का ऑर्डर है वो अब आज की डेट में वैलिड ऑर्डर नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? हो रही है वो ऑर्डर वैलिड पता नहीं, मैं ठीक है, मैं इस बात को समझता हूँ। खत्म हो चुका 14 जुलाई को, क्योंकि अंतरिम आदेश भावना शिक्षार्थी जिसे रिटायर्ड बीएसए है हमारे साथ तक मान्य होता है। ओके ठीक है रिजवान, आपने एक मुद्दा उठाया भावना शिक्षार्थी जी, केवल अग्रिम ये तो पूरी की पूरी, मेरी बात को क्लियर हो जाने दीजिए, मेरी बात को क्लियर हो जाने दीजिए पहले। आपने एक बात जो कही है उसका पहले समझ लेते हैं। मतलब रिजवान जी, आप फिर दोबारा आऊंगा मैं, या भावना शिक्षार्थी जी, तो क्या आपको लग रहा है अगर अभी कल को हमें चयनित करके बाहर कर दिया जाएगा जैसे पहले बाहर कर दिया गया था, तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? नहीं, यही मैं समझ, एक बार बाहर हुए हैं, मतलब मैं यहाँ देख रहा हूँ अधीन करके फिर से बड़ा गजब मामला है। सुन लीजिए रिजवान प्लीज, आप दूसरे को भी बोलने दीजिए। 90 दिन सिलेक्शन हुआ तो भी, नहीं हुआ तो भी, दोनों में रोना ही है यहाँ पर। भावना शिक्षार्थी, ये फांस कैसे बन गया ऐसा? और क्या ये अभी जो अपॉइंटमेंट होने जा रहा है वो वैलिड नहीं है क्या भावना जी? हाँ देखिए, कोर्ट ने ये कहा है कि शिक्षा मित्र के जो केसेस हैं जो पास है यानी 60-65% के बीच में आ रहे हैं उनको तो आप ले लीजिए, शेष के लिए पद रोक दीजिए। तो 31,000 पे नियुक्ति हो रही है जिसमें से लगभग 8,000 शिक्षा मित्र भी हैं जो 60 से 65% के बीच में हैं, जो मेरिट से आए हैं इसमें 65% लाए हैं, उनका सिलेक्शन हुआ है। जी नहीं तो क्या कल को इनको हटाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के फाइनल ऑर्डर में? उनको छोड़ा गया है कि कोर्ट रिजवान को ऐसा क्यों लग रहा है, रिजवान अंसारी को, कि कल को आज हमारा सिलेक्शन हो रहा है, वो ऐसे ही में से एक है उन्हीं 8,000 में से, लेकिन कल को फाइनल वर्डिक्ट आने पर कहीं उनकी नौकरी चली नहीं जाए, उनको ये डर सता रहा है। ऐसा हो सकता है क्या? सुप्रीम कोर्ट अपने ही ऑर्डर को पलट सकती है क्या? फाइनल वर्डिक्ट में क्या होगा? नहीं, पलटेगी तो नहीं। सुप्रीम कोर्ट देखिए उनका निर्णय है, वो क्या निर्णय देते हैं ये हम नहीं जानते, लेकिन जो फाइनल वर्डिक्ट होता है वो उसका पालन होता है हमेशा, है ना। और अभी क्योंकि अंतरिम आदेश है, अंतरिम आदेश पे भी अगर सरकार कह रही है
कि 31,000 कोर्ट ने भी कहा है, उन्होंने कर लिया, तो हमें नहीं लगता कि वापस होगा ऐसा कुछ, हमें ऐसा नहीं लगता। आपको क्या लगता है कि क्या होगा? इसकी वैलिडिटी समाप्त हो चुकी है, बात सबसे इम्पोर्टेंट है। अंतरिम आदेश की जो वैलिडिटी है वो 14 जुलाई को मुझे लगता है वी नीड टू हैव अ लॉयर, एडवोकेट, लीगल एक्सपर्ट ऑन दिस। अगर हम किसी को कनेक्ट कर सके, अभी ये ओपिनियन लेने की जरूरत है। मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं सहमत नहीं पा रहा हूं खुद को, भावना जी, कि अगर सुप्रीम कोर्ट को मालूम है इस मामले की गंभीरता, कि अगर किसी को अपॉइंटमेंट का ऑर्डर वो दे रही है और फिर वो कह रही है आपकी फाइनल वर्डिक्ट में उसको पलट भी सकती है, दैट्स नॉट पॉसिबल। ये मुझे लग नहीं रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा भी, जो आदेश जारी हुआ है संस्था की तरफ से, पलटेगा नहीं, फाइनल वर्डिक्ट में ऐसा नहीं आने वाला। उसमें लिखा हुआ है कि ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम आदेश के अधीन रहेगी भर्ती। मतलब अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय 40 पे जजमेंट देगा तो सारे लोग फिर से बाहर जाएंगे। मनीष शुक्ला जी बनेगी, ऐसा रिजवान अंसारी का सिलेक्शन तो हो गया है, मुझे जोड़िए, मैं बताता हूं। उनको आप नौकरी तो देने जा रहे हैं, लेकिन उनको भरोसा नहीं है कि नौकरी बची रहेगी। देखिए अजय जी, जब भी कोई इंटरिम आदेश होता है तो उसके अगर अनुपालन में कोई सरकार निर्णय लेती है, अंसारी जी एक मिनट प्लीज, कभी भी कोई भी जब अंतरिम आदेश के अनुपालन में सरकार फैसला लेती है तो जब वो अपना ऑर्डर निकालती है तो उसमें लिखती है कि माननीय न्यायालय के अधीन होगा, जो लास्ट ऑर्डर होगा उसके अधीन होगा। ये लीगल वर्ड्स है, लेकिन चूंकि जो शिक्षा मित्रों की जितनी सीटों की अपेक्षा माननीय उच्चतम न्यायालय ने की थी, उन सीटों को छोड़ा गया है, तो कोई भी किसी भी प्रकार का ऑर्डर होगा, अगर शिक्षा मित्रों के विपरीत जाता है तो मेरिट से नीचे आके अन्य सीटों को भरा जाएगा। और अगर ये सुप्रीम कोर्ट आदेश आता है कि नहीं, उन शिक्षा मित्रों को लीजिए, अजय जी, चूंकि सुरक्षित है, अगर 40-45 हो गया, अगर 40-45 तो मैं बीजेपी प्रवक्ता महोदय, शिक्षा मित्रों को कैसे दे दिया जाएगा भाई, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। बोलिए पंकज झा जी। ओके रिजवान, एक मिनट आ रहा हूँ आपके पास दोबारा। आप बोल चुके हैं, आपकी बारी फिर से आएगी रिजवान अंसारी, तो पे आप बोलिए, आप बीच में लगातार बोल रहे हैं। पंकज झा, यस, उत्तर प्रदेश में 5 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं, 34 लाख युवा बेरोजगार सड़क पर भटक रहे हैं, एक इनका कहना है, इनके मंत्री का। दूसरी बात मैं कहूंगा, जो ऑफ द रिकॉर्ड है, वो 5 करोड़ युवा सड़क पे भटक रहे हैं। नहीं तो क्या चाहते हैं आप? सुन पा रहे हैं? हाँ जी, आ रही आवाज। 5 करोड़ युवा उत्तर प्रदेश में सड़क पर भटक रहे हैं, और योगी जी क्या कर रहे हैं? योगी जी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। राम राज लाने का वादा किया था, नौकरी तक तो दे नहीं पा रहे, खाना पानी दाना बिजली तो दे नहीं पा रहे, 30 दिन में सड़क के गड्ढों को भरने की बात वादा किया था तो कर नहीं पा रहे। तो एक सिर्फ लोगों की भावनाओं के साथ, सेंटीमेंट के साथ खेलते हैं कि भाई तुम हिंदू हो, तुम्हारा मंदिर बनेगा, भाई तुम ये हो, तुम वो हो। तो इसके अलावा इनके पास कोई मैं नहीं काम करने के लिए, अगर नियत इनकी साफ होती तो रोजगार भी दिए होते। सुप्रीम कोर्ट को क्यों आना पड़ा? पहले हमें ये देखना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने क्यों टांग अड़ाई, उन शिक्षकों के पेट पे लात क्यों मारी? पेट पे लात इसलिए मारी क्योंकि इनको खजाना खाली करना था, अपना सरकारी प्राइवेट प्लेन ले दीपक झा, करोड़ रुपए पोस्टरबाजी करने के लिए। पोस्टरबाजी जब आप पंपलेट में आएंगे, जब आपको हेडलाइन मैनेज करना है, जब आपको मीडिया मैनेज करना है, तो पैसे यहाँ पे खर्च होंगे। मीडिया में दिखाने से शुक्ला जी पेट नहीं भरता, जनता को नौकरी चाहिए। 5 करोड़ युवा सड़क पर है, 21 करोड़ के युवा। ओके, आपके सवाल का जवाब दीपक, आपके आरोपों का जवाब मनीष शुक्ला जी। विपरीत बोल रहे हैं। देखिए सुन लीजिए दीपक जी, प्लीज दीपक जी सुन लीजिए, आप मनीष जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। 5,000 पद कब भरेंगे ये बताइए। 2007 से लेके 17 के बीच 10 साल में जितनी सरकारी नौकरी दी गई थी, पिछले 2 सालों में बेरोजगारी बढ़ी, उतना कभी सरकार ने मिले। पिछले 2 सालों में 12.5 लाख युवा उत्तर प्रदेश में बेरोजगार हुए हैं।
और तो और अभी आप लोगों ने कोविड-19 का आंकड़ा छिपा दिया है। इनको जानकारी का अभाव, कोई आंकड़े दे नहीं रहे आप लोग। इनको जानकारी का अभाव है। पिछले 6 महीनों में आपने लॉकडाउन किया तो कितने युवा बेरोजगार हुए, आपने नोटबंदी किया तो कितने युवा बेरोजगार हुए। आपके पास कोई आंकड़ा है, कोई तथ्य है? नहीं है। और अगर विपक्ष के लोग सवाल उठाते हैं, ओके दीपक जी, अरे दीपक जी, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। दीपक जी ओके, सब लोग चुप हो जाइए प्लीज, कुछ आंकड़ों की बात हो जाए। दीपक झा ने कुछ आंकड़े मांगे हैं। ओके मनीष शुक्ला जी, मैं कुछ रिसर्च कर रहा था, मुझे सुन लीजिए। दीपक झा, नाउ अलाउ मी दीपक जी प्लीज, अलाउ मी प्लीज। ओके, मैं नेशनल हेराल्ड अखबार को भी मैं पढ़ रहा था अभी थोड़ी देर पहले, उनमें कई सारे आर्टिकल निकले थे 2019 के, 2018 के यूपी के अनएम्प्लॉयमेंट पर, और जो कोट किया था जिस डेटा को नेशनल हेराल्ड ने, वो है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE। और उसी डेटा के हिसाब से मैं इस वक्त का आंकड़ा, कल 11 अक्टूबर तक का आंकड़ा दीपक झा मैं आपके सामने रख रहा हूं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट का इंडिया में, देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो इस वक्त है 6.9 और यूपी में है 4.3। यूपी बहुत बेहतर हालत में है। मनरेगा में यूपी, ये भी आंकड़ा है कि देश में टॉप पर है जॉब देने में अभी। तो आप ऐसा मत कहिए। आज ही पेप्सिको ने कहा है कि आलू से जो सोना वाली बात आपके नेता ने कही थी वो सच साबित करेगी। आलू से चिप्स बनाएंगे मथुरा में और हजारों लोगों को नौकरी मिलेगी। तो भाई कुछ तो कर रहे हैं आप, कुछ तो मानिए। मोदी जी ने गुजरात के चुनाव में भाषण में कहा था कि आलू की फैक्ट्री लगाएंगे, सोना बनाएंगे। ये नरेंद्र मोदी जी का भाषण है आलू से सोना बनाने का। नरेंद्र मोदी जी पता नहीं इस पे नहीं जाते अभी हम लोग, लेकिन मथुरा में आलू से सोना बनेगा, चिप्स बनेगा मथुरा में, ये तय हो गया है। पेप्सिको लगाने जा रही है फैक्ट्री। दैट्स नॉट अ पॉइंट, ये नहीं है पॉइंट। सबसे ज्यादा बेरोजगारी का प्रतिशत बढ़ा है, ये भी आपको आंकड़ों में पता होगा। हाँ, तो आप प्रसाद मौर्य का विधानसभा परिषद के अंदर बोलना कि 38 लाख लोग युवा बेरोजगार हैं। तो आंकड़े आपके क्या है, मेरे आंकड़े हैं। मैं विधानसभा की बात मैंने तो बताया कि मैंने उसी आंकड़े को उठाया है। मुझे पता था कि आप नहीं मानेंगे, जिसको नेशनल हेराल्ड ने कोट किया है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, और उसी का आंकड़ा बता रहा है कि वन ऑफ द लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी यूपी में है। ओके चलिए, मैं शिक्षक वाले पे आता हूं। 2 सालों में बढ़ा है, तो इसकी जिम्मेदार कौन है? और पिछले 6 महीने की बात करता हूं, जो युवा बेरोजगार हुए, आप सरकारी नौकरी तो दे नहीं सकते, प्राइवेट कंपनियां बंद हो गई हैं, प्राइवेट फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, लोगों ने अपना दुकान बंद कर दिया, गोडाउन बंद कर दिया। ओके दीपक झा, बताइए। अब आप थोड़ा सा शांत रहेंगे। मनीष शुक्ला का एक जवाब, बाकी मेहमानों के पास में जाऊंगा ताकि जल्दी से। अजय जी देखिए, हमारी सरकार ने 3.5 साल में उतनी सरकारी नौकरियां दी है जितना सपा बसपा की 10 साल की सरकार में नहीं मिली है। सबको पता है 3 लाख वैकेंट थे सिपाही के पद, 1,37,000 हमने भरा है। 68,500 के सापेक्ष 42,500, आज 31,000। ये आंकड़े तो हमने बता दिए हैं, आपने भी बताए हैं, मैंने भी बता दिए। आंकड़े की जुमलेबाजी करना बंद करिए, आंकड़े की जुमलेबाजी। ओके, आप लोगों के अब दीपक जी, मनीष जी, आपने, मैं दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा। ओके, पंकज, रिजवान अंसारी, आप जो मुद्दा उठा रहे हैं वो मुद्दा मुझे लगता है कि सरकार के क्षेत्र से बाहर का है। अगर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को पलटता है तो इसके लिए सरकार क्या कर सकती है? फिर आप ही लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट, आप ही लोग लड़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल, हम लोग तक लड़े, तो बात बता रहा हूँ चली है, और इस मुद्दे पे आज की डेट में उसे समझने की जरूरत है। मेरा ये कहना है कि जिस आदेश के तहत ये भर्ती आज की गई है, क्या वो आदेश आज की डेट में वैलिड है? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। वो मेरी जानकारी के हिसाब से और वकीलों की जानकारी के हिसाब से वो आदेश आज की डेट में वैलिड नहीं है, क्योंकि अंतरिम आदेश अगली सुनवाई पे जो आदेश पास है उस डेट तक ही वैलिड होता है, जजमेंट रिजर्व है। आप मोटा सा समझिए। तो आप क्या करेंगे, क्या विकल्प है आपके पास? 90 दिन का। नहीं, तो आपको जो अभी नौकरी मिल रही है आप लेंगे कि नहीं लेंगे, स्वीकारेंगे कि नहीं स्वीकारेंगे? मेरी बात को
मेरी बात को आ जाने दीजिए, पूरी बात को 1 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा, आ जाने दीजिए सर। मेरा ये कहना है कि 90 दिन के अंदर माननीय सर्वोच्च न्यायालय जजमेंट को डिलीवर करता है। अभी 12 दिन बचा है 90 दिन में, मतलब जो एक लिमिटेशन है जजमेंट डिलीवरी की, उसमें 12 दिन हुआ। इन 12 दिनों में अभी विद्यालय भी बंद है। 12 दिन में कौन सी है? मैं ये कह रहा हूं कि हम एक बार बाहर हो चुके हैं नौकरी से, अगर और हमारे 2000 अजय जी अंदर के चक्कर में आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही, सॉरी। 14 और 15 ओके जवाब मनीष शुक्ला, जवाब प्लीज। अजय जी इनको बताइए, रिजवान अंसारी जी को, रिजवान अंसारी जी को बताइए कि 14 और 15 को काउंसलिंग है, 16 को नियुक्ति पत्र जारी हो जाएगा। ठीक है, 16 को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा आपको, लेकिन आप अगर 18 को 24 को हमारी सर्वोच्च न्यायालय 40 करिए, आप फिर से उनसे नियुक्ति पत्र वापस मांगने आ जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? हम एक बार बाहर जाकर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। मेरा ये सवाल है, कोई असर नहीं। क्यों नहीं? अरे सर्वोच्च न्यायालय सबसे सर्वोच्च होता है। सर्वोच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा कुछ भी नहीं होता। सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा कुछ नहीं है। मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए रिजवान जी, सुनिए बात को, सुनिए पहली बात जी, क्योंकि ये सुन रहा हूँ, इसलिए किसी भी तरीके के ऑर्डर का असर इन 31,277 पे नहीं पड़ने वाला है। ओके, तो इस बात से आप मुतमईन रहिए अभी। सर पंकज वर्मा और भावना शिक्षार्थी प्लीज आप शांत हो जाइए। रिजवान आप लगातार आप बोल रहे हैं। पंकज वर्मा आप क्या करने वाले हैं? आप लोगों को लगता है कि फिर से इसमें हेराफेरी हो गई, जानकारी है, फिर से जाएंगे कोर्ट क्या? माननीय बीजेपी प्रवक्ता जी से हम एक बार कहना चाह रहे हैं, सबसे पहले ये बता दीजिए कि जैसे आप 31,661 को नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं, तो पूरी भर्ती 69,000 की थी, तो इसके अलावा भी आपके पास आपने एक हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में लगाया है, 51,000 सीटें आपके पास बची हैं कि इन फ्यूचर में अगर कोई दिक्कत होती है तो मैं उनको एडजस्ट कर लेंगे हम लोग। तो सीधी सी बात है, जब 69,000 की भर्ती थी, 51,000 आपके पास सीटें बची हैं, तो आप 31,661 में वो भी जोड़कर, हम करें पूरी नहीं जुड़ती, लेकिन कम से कम 867 का पूरा तो चयन दिया जा सकता था। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है 24 जुलाई को रिजर्व हुआ था, 3 महीने होने जा रहे हैं, मान के चलिए 10 दिन बाद वो ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा। तो ये जो विसंगतियां मच रही हैं, ये मुमकिन था क्या? जल्दी से एक छोटा सा जवाब, समय नहीं है। तौबा मची है। आप एक भावना जी, ये मुमकिन था क्या? 1 मिनट में मेरी बात, एक बार जो इम्तिहान लिए गए। पंकज वर्मा जवाब सुन लीजिए। हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में हजारों याचिकाएं जाएंगी, फिर सरकार कहेगी कि युवा भर्ती फंसाते हैं। लगातार मैं डिबेट में रहा हूँ, मैं सभी लोगों को हम कोई याचिका नहीं करने जा रहे हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका नहीं दायर कर थी, ना पहले ना अभी, कोई याचिका नहीं। अरे भाई एक मुझे भावना जी का रिएक्शन चाहिए प्रोग्राम खत्म करने से पहले। भावना शिक्षार्थी, आपको क्या लगता है ये फांस नौकरी का जो अदालतों का चक्कर, ये खत्म होगा कभी कि हम इसी में उलझे रहेंगे? फिर एक बार उलझता दिख रहा है मुझे मामला। भावना जी देखिए जब भी मैटर कोर्ट में जाता है, तो जब तक कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं होता है, तब तक उस पर नियमतः कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। रिजवान जी जो पॉइंट उठा रहे हैं वो गलत नहीं उठा रहे हैं कि इंटरिम ऑर्डर है, और जब फाइनल वर्डिक्ट आने वाला है तो उस समय अगर कोई चेंज होता है तो कुछ ना कुछ असर पड़ भी सकता है। तो ऐसा नहीं है जो अतीत ने उलझने, इतना ही वक्त था मेरे पास भावना जी, देखना होगा हमें कि क्या होता है। तो अतीत ने जो उलझने पैदा की हैं, जो आप पढ़ाई कीजिए, पढ़िए, इम्तिहान दीजिए नौकरी के पाने के लिए, और फिर उसके बाद अदालतों के चक्कर लगाइए सालों साल, वो क्या योगी की सरकार कहती है कि हम इस चक्कर को तोड़ेंगे और हम नौकरी देंगे लोगों को, लेकिन ये चक्कर टूटेगा क्या? मुझे लगता है कि अभी तस्वीर साफ होने में और वक्त है। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। दीपिका के साथ इस वक्त